दोस्तों नमस्कार। द सरकारी करण चैनल की टीम आज उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में घोसी विधानसभा पड़ती है और यहाँ पे हम अलीनगर के नागरिकों के बीच हैं। हमारे बीच मोस्टली ज़्यादातर विद्यार्थी हैं, वो भी आधी आबादी ज़्यादा है, यानी बच्चियाँ ज़्यादा हैं। एक युवा के तौर पे ये लोग कैसा सोचते हैं अपने नेताओं के बारे में, उनकी सुविधाओं के बारे में और अपनी ज़िंदगी के बारे में, तो आइए हम इनसे बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से इंटर कॉलेज के बच्चे हैं और इधर कुछ डिग्री कॉलेज के भी बच्चे हैं इस साइड। तो और ये एकदम गांव है, पिछड़ा गांव है यह हमारे ज़िले का। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। हेलो, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम रिया भारद्वाज है। आप रिया भारद्वाज किस क्लास में पढ़ती हैं? 11th क्लास में। आप 11th में हैं। अच्छा, अभी आप सुनी होंगी कि हमारे जो विधायक जीतते हैं इनको करीब 2 लाख रुपए हर महीने सैलरी मिलती है। और आप जानती हैं कि डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र जो है यह आम जनता इसकी मालिक होती है और ये हमारे जन सेवक यानी नौकर होते हैं। तो क्या इनको इतनी ज़्यादा सुविधा मिलनी चाहिए आपकी नज़र में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। क्या होता है कि जो ऐसा माना जाता है कि जो नेता होते हैं वो हमारे सेवक होते हैं, जनता के सेवक होते हैं, तो इस तरह से उनकी सैलरी जो है वो किसी आम जनता से कम होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए एक घर ले लेते हैं, ठीक, उस घर की पूरी इनकम है एक महीने की 10,000 या फिर 20,000 ऐसी, ठीक, और जो नेता है उनकी सैलरी जो होती है वो भी 2 लाख के लगभग होती है। तो इसको अगर कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, डिफरेंस ज़्यादा होता है और ऐसे अफोर्ड नहीं कर पाएगी वो एक फैमिली। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो उनकी सैलरी है और जो हमारी सैलरी है, ठीक, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाती है, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इनको सारी फैसिलिटीज़ मिलने के बावजूद भी इतनी सैलरी मिलती है, फिर से अलग से और भी सारी चीज़ें मिलती हैं फैसिलिटीज़, तो ऐसा नहीं मिलना चाहिए। और ताली बजाइए, इनका बहुत मैच्योर इनका आंसर है और हम उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो जरूर इन चीज़ों पे कोई आंदोलन खड़ा करेंगे। हाँ, आप कौन है? नमस्कार, मैं सुहानी कुमारी और मैं कक्षा 11 की छात्र हूँ। आप 11th पढ़ती हैं? हाँ। तो अभी आप सुनिए, रिया कह रही हैं कि जब हमारी प्रति व्यक्ति आमदनी सिर्फ 4,000 रुपये महीना है उत्तर प्रदेश की जनता की, और यह गरीब राज्य भी है। आपको पता होगा कि यह बिहार के बाद सबसे ज़्यादा गरीब राज्य है पूरे देश में। तो फिर ये नेताओं की सुविधा को लेकर आप क्या क्या कहना है जो जन सेवक हैं? देखिए, पहली बात तो जो नेता होते हैं वो जनता के सेवक होते हैं। अच्छा। तो वो जनता के लिए काम करते हैं, जनता ही उन्हें बनाती है। देखिए, और उन्हें ना बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे उन्हें गाड़ी भी फ्री मिलता है, उन्हें मोबाइल का रिचार्ज, उन्हें कहीं आना जाना है उसके लिए भी फ्री सब कुछ होता है। वो कहीं खाना भी खाएंगे वो भी फ्री में खा सकते हैं। लेकिन देखिए, आप ही बताइए, आपका 600 का जो मोबाइल रिचार्ज कराते होंगे 3 महीने का काम चलता है, लेकिन वहीं उसी जगह पे उनका 6,000 का लगता है। ऐसा क्यों? ये भी तो हो सकता है कि वो जो अब बताइए वो सेवा करते हैं कि दिन भर मोबाइल ही लगाए रहते हैं कि 6,000 उनके लग जाता है। आप बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। ये कह रही हैं कि क्या करते हैं वो 6,000 भरवा कर, क्या वो फिल्म देखते रहते हैं, रात भर धारावाहिक देखते रहते हैं तो भी नहीं खत्म होगा, तो फिर उसका यूज क्या करते हैं? आप ये कहना चाहती हैं? हाँ। और उनको 50,000 जो है निर्वाचन भत्ता मिलता है क्षेत्र में। देखिए, वो अब अगर में काम भी कर रहे हैं तो उन्हें तो उस समय भी तो सारी सुविधाएं मिलती हैं, उन्हें बहुत सारे एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी मिलते हैं। लेकिन जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं फिर भी उन्हें पेंशन दी जाती है। पर हमारे साथ क्यों नहीं होता है? वो तो सेवक हैं तो उन्हें इतना मिल रहा है, तो हम तो मालिक हुए ना, तो हमें क्यों नहीं मिल रहा है ये? अच्छा, ये बताइए कि आप प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे लोग काम करते हैं। हाँ। तो प्राइवेट सेक्टर में कोई सुविधा नहीं है। हाँ। और इनको अगर वो एक दिन के लिए भी जीत जाते हैं तो उसको पेंशन चालू हो जाएगी। अगर वो अगले दिन विधानसभा भंग हो जाए या खुदा न खास्ता एक्सीडेंट में एक्सपायर कर जाएं तो उनकी जो पत्नी होती है उनको पेंशन मिलती रहेगी करीब 25,000। क्या ऐसी सुविधा आम नागरिकों को है? नहीं। यही देखिए, जैसे उन लोग का अगर में बाई चांस एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उन्हें पेंशन तो फिक्स है। वही जो एक प्राइवेट फैमिली है, प्राइवेट जिसे नौकरी मिली है, अगर उसी के पेरेंट्स को कुछ हो जाएगा तो उसे तो बाद में कुछ नहीं मिलेगा, वो सारी सुविधाएं से वो वंचित रहेगा, उसे कुछ नहीं मिलेगा वो। और वो उन लोग का फिक्स्ड है, सब गारंटेड है, और हमारे पास वैसा कुछ नहीं है, तो हमें क्यों नहीं मिल रहा है? यही मैं पूछना चाहती हूँ। आपकी जानकारी बता दूं कि जब विधानसभा का सत्र चलेगा तो उनको 1,500 रुपया सिर्फ उसमें भाग लेने का मिलता है। हाँ। तो वो जीत कर जाते किस लिए? कमाई उनका क्या है? किस अलग से क्यों भत्ता मिलता है उनका? इस जो 1.9 लाख रुपया बता रहे थे, करीब 2 लाख रुपए, इसमें 1,500 भत्ता उनका अलग से भी है।
और क्या बता रहे थे कि हाँ उसको मालूम आपको है उनको कितने करोड़ रुपए मिलते हैं अलग से एक पूरे 5 साल के लिए? 7.5 करोड़। 7.5 करोड़ रुपया उनको अलग से मिलते हैं। अब क्या लगता है ये 7.5 करोड़ रुपया सब कुछ के बावजूद मिलता है तो उसका क्या इस्तेमाल करते हैं? आप कुछ मालूम है कैसे खर्च करते हैं वो? सर अगर बहुत सारे नेता देश की सच्ची सेवा भी कर रहे हैं, उसी में बहुत सारे भ्रष्टाचारी भी हैं जो उस पैसे को ब्लैक मनी में करके और विदेश में इसको मतलब इकट्ठा करते हैं और अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। उसको वो कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल, कहीं प्राइवेट स्कूल वगैरह खोल के और सिर्फ गरीबों को लूटने का काम करते हैं। तो ये सब अगर जो बंद हो रहा है, अगर जो उनको बहुत ज़्यादा जो फैसिलिटी जो दी जा रही है वो सैलरी के साथ, अगर तो महीना सैलरी तो 50,000 दिया जा रहा है तो बाकी फैसिलिटीज देने का कोई 50 नहीं है 2 लाख के करीब है उनकी सैलरी। तो इतनी ज़्यादा सैलरी देने के बाद भी क्या मतलब उसका होगा, और वो देश की सेवा करते ही नहीं है। तो इस पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। आप लोग ध्यान सुनिए और ताली बजाते रहिए क्योंकि ये बच्चे बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पल्लवी खरवार है। पल्लवी खरवार। अच्छा अभी आप विद्यार्थी हैं, अभी आप इन लोग की बातें सुन रहे थे तो आपको क्या लगता है इनको इतनी सुविधाएं मिलनी चाहिए इन जन सेवकों को? नहीं, क्यों नहीं मिलती इनको? आपको क्या दिक्कत है अगर उनको इतनी तनख्वाह मिलती है तो? क्योंकि उनको अगर वो अगर सेवक है तो अगर वो जनता की सेवा कर रहे हैं तो उनको, अगर जनता की सेवा कर रहे हैं तो जनता उनको खुद खाने पीने की व्यवस्था कर देगी, उनको गाड़ी दे देगी और कई सारे चीज़ें उपलब्ध कर देगी। तो उनको इतनी सारी चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए। अगर वो चाहते हैं तो उनको महीने की 15 से 20 हज़ार तक उनकी सैलरी होनी चाहिए ताकि वो अपनी परिवार की आमदनी कर सके। अच्छा आपको मालूम है कि जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं या कुछ और है ये कितने धनी होते हैं? किसी का नाम आप बता सकती हैं? जैसे आपको पता है कि कोई जिला प्रमुख है, कोई पंचायत सदस्य है या कोई विधायक है, कोई सांसद है, क्या कोई उसमें से है ऐसा जो करोड़पति न हो? सब करोड़पति हैं, फिर भी उनको सैलरी चाहिए। हेलो आपका क्या नाम है? आशु यादव। अच्छा अभी आप यहीं सुन रहे थे, आपके गांव में ज्यादातर लोग सरकारी काम करते हैं कि प्राइवेट काम करते हैं? प्राइवेट। हाँ प्राइवेट काम करते हैं। तो ये बताइए कि अगर वो घायल हो जाए तो उनको कोई सरकारी सुविधा है? नहीं, अगर भाई कोई सरकारी नौकरी वाले घायल हो जाते तो उनकी सैलरी कम नहीं होती है, लेकिन वही अगर प्राइवेट है तो उनकी सैलरी नहीं दी जाती अगर वो काम नहीं करेंगे तो। इसी तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं और प्राइवेट में पढ़ाई कर रहे हैं या सरकारी में कर रहे हैं, आपकी डिग्रियों का कोई वैल्यू हो रहता है उस पर? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डिग्री मिलेगी। डिग्री है तो अगर उसका नौकरी पक्का है तो मिलेगी, उसकी वैल्यू नहीं है। नहीं। आप कौन है? नमस्ते, मैं सोनम राजपूत। मैं इनके बात से सहमत हूँ। तो उसमें आप जैसे जरा डिटेल्स बताइए हमारे दर्शकों को कि क्यों आपकी डिग्रियों पे मूल्यांकित होना चाहिए? क्योंकि जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्री फैक्ट्रियों से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उन पे उनका रेट फिक्स कर दिया जा रहा है और हम जो इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो मतलब हम लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और हम लोगों को अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, तो जो हम डिग्रियां मतलब प्राप्त कर रहे हैं उसकी भी तो कोई कीमत होनी चाहिए ना, उस पर भी तो ये वैल्यू फिक्स होनी चाहिए ना कि हम ये डिग्री प्राप्त कर लेंगे तो हमारे लिए ये नौकरी फिक्स है। जैसे ये पेन कॉपी वगैरह सब हो गया, इसके लिए एकदम रेट फिक्स है कि ये 5 रुपए का है तो 5 रुपए का ही मिलेगा। वैसे जब हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो डिग्री जिसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो हमको डिग्री प्राप्त हो रही है उस पर भी तो ये फिक्स होना चाहिए ना कि जैसे कि हम पढ़ाई करके ये डिग्री फाइनल कर लेंगे तो हमें एकदम पक्की है कि नौकरी रखी है, कोई गारंटी है उसका कि अगर हम ये डिग्री प्राप्त कर लेंगे तो हमें ये नौकरी मिलेगी। देखिए आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं और ये लड़की ये कह रही है कि जब सरकार अपने द्वारा लाइसेंस दिए गए फैक्ट्रियों के उत्पादों पे कोई न कोई वैल्यू तय करा देती है, 5 रुपये 10 रुपये 400 500 जो भी कॉपी किताब का पेंसिल वगैरह, तो हम जब कक्षा 8 पास करते हैं तो उस पर डिग्री के साथ अंकित क्यों नहीं रहता मूल्य?
जब 10 पास किए तो उस पर मूल्य क्यों नहीं देती है सरकार? 12 पास किए, MSc किए, BSc किए, तो उस पे वो तुरंत डिग्री पे वैल्यू लिख दे कि जब आप इस डिग्री को लेकर जाएंगे तो आपको इतने तरह की नौकरी, इतने पैसे वाली सैलरी वाली नौकरी की गारंटी है कि आपको मिल जाएगी। यही आप कहना चाहती हैं? हाँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद और जोरदार ताली बजाइए इतने बढ़िया जवाब देने के लिए। और अब हमारे बीच एक और छात्र हैं, आपका क्या नाम है? आकांक्षा गुप्ता। किस क्लास पढ़ती हैं? 12। देखिए ये 12th में है, यानी इनकी 12वीं है। तो आप बताइए कि ये जो आप देख रहे हैं कि सारे नेता अपने लिए लूट खसुट मचाए हैं। अब लड़की कह रहे थे कि कोई करोड़पति से कम नहीं है जितने सन जीतते हैं, कोई शायद आप पक्का कोई इक्का दुक्का अपवाद हो। तो आपको क्यों लगता है कि ऐसा हो रहा है? निजीकरण या क्या मत सोचते हैं कि ये जो सब लोग लूट खसुट मचाए हैं, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, हम आपके चैनल द सरकारीकरण इसके माध्यम से बताना चाहेंगे कि जितनी भी नेताएं, जितने भी विधान परिषद के सदस्य या जितने भी सरकारी MLA जो भी हैं। हाँ, तो ये लोग पूरी तरह से ये चाहते हैं कि जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी भी ये जैसे निजीकरण स्कूल हुआ, तो इन सभी का ये निजीकरण चाहते हैं। क्योंकि अगर निजीकरण ये कर देते हैं तो ये इन्हीं के फायदे में रहेगा। जैसे अगर हम देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारे गांव में सरकारी स्कूल है, तो अगर उसको वो नवोदय कर देते हैं तो सभी बच्चे जाएंगे और सबको नौकरी की गारंटी मिलेगी। और यहाँ पे जितने बच्चे रहेंगे ये गोली खेलते हुए तो आपको दिखेंगे नहीं, और ये इनका पूरा फोकस पढ़ाई पे होगा। लेकिन अगर उसी के बगल में निजीकरण वाला स्कूल खोल देते हैं तो उसमें वहाँ पे अच्छी सुविधाएं देने की वजह से सभी बच्चे वहीं पे अक्सर पढ़ना चाहेंगे, और सरकारी में तो पढ़ाई होगी नहीं। इसलिए अगर सरकार इसका सरकारीकरण नवोदयकरण कर देती है ये स्कूलों का, तो बच्चों की शिक्षा पे सही से असर होगा। इसलिए सरकार नहीं चाहती है। और देख सकते हैं कि अगर जितने भी अस्पताल हैं, अगर उसका नौकरी मतलब उसका सरकारीकरण कर दिया जाए तो जितने भी नर्स और सब चाहिए ना रखने के लिए, तो नौकरियां ज़्यादा लोगों को मिलेगी। लेकिन ये सरकार चाहती ही नहीं है। और हम देख सकते हैं कि सब्जी मंडी का अगर कर दें, और जैसे सड़कों पे काम करने वाले लोग हैं, अगर मतलब इन सभी का भी सरकारीकरण कर दे तो नौकरियां मिलेंगी। लेकिन अब देखिए निजीकरण धीरे धीरे होता जा रहा है, जिसकी वजह से कितनी कम नौकरियां हैं। और एक प्रति व्यक्ति आमदनी 40,000 पे तय की गई, 4,000 पे तय की गई है, लेकिन उतनी है नहीं। एक ही परिवार में देख लीजिए तो कोई 2,000 कमाता है, कोई 1,000 कमाता है। स्कूल में देख लीजिए, अगर जितने भी टीचर हैं अगर वो पुरुष है तो उसको 5,000 या 8,000 दिए जाएंगे। लेकिन वही लड़की उतने ही घंटा काम कर रही है तो उसको 2,000 या 3,000 पे उसकी सैलरी फिक्स है। अब बताइए कितनी बेरोजगारी बढ़ गई है। अब वो आगे कैसे पढ़ेंगे? जैसे इन्होंने बताया कि अगर हम डिग्री की गारंटी नहीं, मतलब कि नौकरी की गारंटी डिग्री पे नहीं लिखेंगे तो फिर आम जनता का पढ़ना क्या हुआ बताइए। और वहाँ उनके पेरेंट्स उतना कहाँ से पैसे लाएंगे? अच्छा, ये सब क्यों हो रहा है? जैसे क्या इसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का योगदान है, ऐसा वो आदेश दे रही हैं? हाँ, जैसे विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये जितनी सरकारें हैं ये इसी के अधीन काम करती हैं। इसी के निर्देशानुसार ये चाहती हैं कि जितनी संस्थाएं हैं उनका निजीकरण हो। तो आप क्या लगता है ये सब कैसे रुकेगा? कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा जैसे दिल्ली में किसानों ने किया, या आम जनता इसको कैसे रोक सकती है? आम जनता को संगठित होकर करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे नहीं हो सकता है जब तक कि वो आम जनता शिक्षित ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने ये बताया कि अगर आम जनता संगठित होकर बड़े जन आंदोलन खड़ा करेगी तभी निजीकरण रुक पाएगा, और सरकारीकरण के पक्ष में आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। नहीं तो इस तरीके के नेता, विधायक, सांसद आपके बीच आते रहेंगे, आपकी सेवा करने के नाम पर अपने बंगलों में रहेंगे। अब उनको 20-25 गाड़ियां चाहिए, उनको लाखों करोड़ों की उनको सुविधाएं चाहिए, और जो आप मालिक बनने का भ्रम पाले हुए हैं, आप दरअसल में आप उनके नौकर बनकर उनके पीछे पीछे हाथ जोड़े दौड़ेंगे। तो साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे किसी समय इसी चैनल पे। धन्यवाद।